हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग एनसीएल स्टाफ नर्स जो आपका अपकमिंग एग्जाम जो है वो आपका जून जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस्ड पे यहाँ पे आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा आप, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाएं। और क्लास एंड होने के बाद में क्लास कैसी लगती है वो आप हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में उसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए आप, ठीक है, तो ही क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ना है और आंसर करना है। क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा, और क्लास को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इन्फेंट is born suddenly outside the labor room, what should the nurse do first? एक शिशु प्रसव कक्ष के बाहर अचानक जन्म लेता है, नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? टाई एंड कट द अम्बिलिकल कोड, बी एस्टैब्लिश एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, सी असेस यूट्राइन फंडस, या डी अरेंज ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्लास को शेयर करना है और साथ में ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की भी आप कोशिश करिएगा, ठीक है ना। चलिए यस, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इन्फेंट इज बोर्न सडनली आउटसाइड ऑफ द लेबर रूम, के बाहर ही इन्फेंट का यानी कि बच्चे का जन्म हो चुका है लेबर रूम के बाहर। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, प्रायोरिटी पूछी है। देखो इसमें चार चीजें लिखे, चारों जरूरी है, लेकिन उन चारों में से भी ज्यादा जरूरी कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चा जो है वो एक वूम में जो एनवायरमेंट रहता है उस एनवायरमेंट से बाहर के एनवायरमेंट की तरफ आया है। क्लियर, तो उसके लिए काफी बड़ा चेंजेस है ये। तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले नियोनेटल रिसक्सिटेशन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? न्यू बॉर्न जो नियोनेटल है, तो नियोनेटल रिसक्सिटेशन, नियोनेटल रिसक्सिटेशन आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। बच्चे का टेम्परेचर, उसके अलावा उसका एयरवे, उसका ब्रीदिंग, ठीक है, ये प्रॉपर होना चाहिए। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसका आपको सबसे प्रायोरिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत, क्योंकि बच्चे क्या है बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। अगर आपने उसको प्रॉपर वार्मर में नहीं रखा, ब्लैंकेट में उसको पैक नहीं किया प्रॉपर तरीके से, क्लियर है, उसका एयरवे सक्शन नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के लिए ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। इसीलिए बच्चा अगर आउटसाइड ऑफ द लेबर रूम अगर उसने बर्थ जन्म लिया है तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नियोनेटल केयर करना इज द प्रायोरिटी। बाकी कोड केयर करना, मैटरनल केयर करना ये भी जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन प्रायोरिटी पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें न्यू बॉर्न की इमीडिएट केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, टाई एंड कट द अम्बिलिकल कोड ये भी जरूरी है, असेस यूट्राइन फंडस है ये भी जरूरी है, अरेंज ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही है, इन्फेंट का लेबर रूम के बाहर ही हो गया इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा एस्टैब्लिश एयरवे फॉर द न्यूबॉर्न, जो प्रायोरिटी पर है। बच्चे का न्यूबॉर्न का केयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे में याद रखिएगा, हम नॉर्मली एडल्ट में क्या करते हैं कि CAB अभी नया जो आया है जिसमें सर्कुलेशन पहले देखते हैं, एयरवे देखते हैं, फिर ब्रीदिंग देखते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं उसके अंदर हम TABC देखते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले बच्चे का टेम्परेचर देखना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे का टेम्परेचर कम जा रहा है, 37 डिग्री से कम है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तुरंत उसको वार्मर में रखो। ठीक है, तो क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बहुत जल्दी हाइपोथर्मिया में जाते हैं, और हाइपोथर्मिया बच्चे के अंदर साइलेंट किलर होता है, तो इस बात का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर है एयरवे। ठीक है, एयरवे को आपको प्रॉपर रखना है, बच्चे का सक्शनिंग करना है, नोज से भी सक्शनिंग करते हैं, माउथ का भी सक्शनिंग किया जाता है, MN आपको याद रखना है। माउथ का पहले सक्शन करेंगे देन हम नोज का सक्शनिंग करते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से बच्चे के अंदर एयरवे जो है वो क्लियर रहे। क्लियर है, ये बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तो फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन अगर बच्चे में प्रॉपर नहीं ले पा रहा है तो ऑक्सीजन वगैरह भी हम यहाँ पे देते हैं। तीसरी चीज होती है यहाँ पे हमको ब्रीदिंग
प्रॉपर बच्चा जो है वो हमेशा बच्चे एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन उनका ध्यान देना है कि प्रॉपर बच्चे के अंदर ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो प्रॉपर है या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्कुलेशन हमें देखना है, पल्स वगैरह देखते रहना है कि बच्चे की पल्स जो है वो 100 से अबोव है या नहीं, ये हमें चेक करना है इमीडिएट आफ्टर बर्थ, और TABC देखा जाता है बच्चे के अंदर। क्लियर है? वैसे न्यूबॉर्न पैदा होता है तुरंत उसका अबगार स्कोर लिया जाता है, अबगार स्कोर में आगे पढ़ाऊंगी आपको, तो 1 मिनट में और 5 मिनट में अबगार स्कोर हम चेक करते हैं। बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं, जरूरत पड़े तो 15 मिनट में दोबारा भी किया जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखिएगा कि बच्चा जो है वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ड्यूरिंग अबगार स्कोरिंग व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर अ नर्स शुड असेस फर्स्ट। सबसे क्रिटिकल पैरामीटर कौन सा होता है अबगार स्कोर में, जिसको हमें सबसे पहले चेक करना है, ये पूछा गया है। तो आंसर करेंगे क्या, राइट आंसर यहां पे रहेगा। यस, सभी आंसर करेंगे। क्लासेस के अंदर ज्योति जो है वो काफी अच्छा आंसर कर रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे जो हैं वो आप एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली आप क्वेश्चन का आंसर करें, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा क्लास लेने के लिए। नहीं तो फिर आप जिस देख रहे हो, जा रहे हो, बस आंसर देख लिया और खत्म बात हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना? ये प्रीवियस ईयर के पेपर ही हम लोग यहाँ पे NCL स्टाफ नर्स 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, और अब तक जितनी भी क्लासेस आपकी हुई हो वो सब पेपर सॉल्यूशन ही है। ठीक है ना? तो आपका आगे भी काम आएगा ये चीजें, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो पहले हमने सारी चीजें देखी है कि भाई NCL में ये पेपर ये आया हुआ है, तो हम वही आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है ना? बाकी टेस्ट के रूप में भी आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिल जाएगा, तो वहां पे भी आप जाके एक बार जो है वो देख सकते हैं। क्लियर है? यस। तो देखिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट, रिफ्लेक्स हार्ट रेट या फिर प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम। अबगार स्कोरिंग के दौरान नर्स को सबसे पहले किस पैरामीटर का आकलन करना चाहिए? तो देखिए अबगार स्कोर की मैं बात करूं, वर्जीनिया अबगार ने 1952 में अबगार स्कोर को फाइंड किया था। क्लियर? और उसके बाद में उन्होंने बताया था अबगार के नाम से ही आपको याद रखना है, APGAR, अबगार के नाम से। ठीक है? स्कोर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो अबगार स्कोर में जो स्कोर 0 होता है, 1 होता है और 2 स्कोर होता है। टोटल स्कोर जो की बात करूं 0 to 10 टोटल स्कोर होता है। क्लियर है? अगर 8 से ज्यादा स्कोर है, ठीक है, 8 अबोव 8 स्कोर है, तो बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एयरवे वगैरह सब कुछ ओके है। लेकिन अगर बच्चे का अबगार स्कोर जो है वो 6 से 7 के बीच में है, क्लियर है, इसका मतलब बच्चे के अंदर माइल्ड कोई डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह की थोड़ी जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बच्चे का अबगार स्कोर जो होता है वो लेस देन अगर 5 है, 4 है, तो ये बच्चे के अंदर क्रिटिकल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से रिसक्सिटेशन का यूज यहाँ पे किया जाता है, फ्लूइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, एयर में मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पे अबगार स्कोर की मैं बात करूं, यहाँ पे ए का मतलब होता है अपीरियंस, बच्चे का कलर कोड कैसा है। पी का मतलब होता है कि पल्स, जी का मतलब होता है ग्रेमेसी या बच्चे की रिफ्लेक्सेस कैसे हैं इसको बताता है। ए का मतलब होता है कि एक्टिविटी, बच्चे की मसल की टोन कैसी है ये बताता है। आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, अब 0, 1, 2 मार्क्स देना है। अपीयरेंस यानी कि बच्चे का कलर कैसा है। अगर बच्चे का कलर ब्लू है तो हम क्या नंबर देंगे उसको, 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे का कलर जो है वो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ आपके, ठीक है, बच्चे का कलर जो है वो आपके बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक है, लेकिन उसके हाथ पैर एक्सट्रीमिटी जो है वो यहाँ पे ब्लू है। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस है बच्चे के अंदर, क्या है, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है बच्चे की बॉडी पिंक है लेकिन हाथ पैर एक्सट्रीमिटी जो होते हैं वो ब्लू कलर के हैं, उसको हम एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं, तो हम 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे की बॉडी जो है वो पिंक है तो हम क्या नंबर देंगे उसको, 2 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट पल्स की मैं बात करूं, अगर पल्स बच्चे में एब्सेंट है तो हम 0 मार्क्स देंगे। अगर पल्स जो है वो लेस देन 100 है, बीट पर मिनट है, तो हम 1 मार्क्स देंगे। अगर पल्स जो है वो 100 से ज्यादा है तो हम उसको 2 मार्क्स देंगे।
नेक्स्ट ग्रीमेसी यानी कि रिफ्लेक्सेस बच्चे के कैसे हैं, तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस अगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपको लग रहा है कि बच्चे के रिफ्लेक्सेस प्रॉपर नहीं है, ग्रीमेस है, ठीक है, क्या है बच्चे के रिफ्लेक्सेस, ग्रीमेस है, प्रॉपर नहीं है, तो इसमें 0 मार्क्स देंगे। नॉट प्रॉपर ऐसा भी आप लिख सकते हो, नॉट प्रॉपर। लेकिन बच्चे के रिफ्लेक्सेस यहाँ पे कुछ अच्छे हैं, यानी कि कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको 1 मार्क्स देंगे। सम रिफ्लेक्सेस, कुछ रिफ्लेक्सेस बच्चा कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, मतलब उसके रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे हैं, तो 2 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करूं, मसल की टोन, अगर बच्चे की मसल की टोन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर, ठीक है, तो हम क्या देंगे, लूज है एकदम, तो हम उसको क्या देंगे, 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे का मसल टोन थोड़ा फ्लैसिड है तो 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे की मसल टोन काफी अच्छी है, गुड क्राई कर रहा है बच्चा, बढ़िया मसल टोन है, तो 2 मार्क्स हम लोग देंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी एफर्ट की बात करूं मैं अगर, तो बच्चा जो है अगर प्रॉपर रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है अगर, तो वही चीज है यहाँ पे, नॉट प्रॉपर रेस्पिरेटरी एफर्ट, इररेगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मार्क्स देंगे, यहाँ पे 0, इररेगुलर है तो। नेक्स्ट 1 कब देंगे, जब प्रॉपर थोड़ा बहुत नहीं है, मतलब बच्चा प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, इररेगुलर टाइप्स है, तो ऐसे में 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चा गुड क्राई कर रहा है, मतलब कि उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट भी काफी अच्छे हैं। क्लियर है, तो ये होता है अबगार स्कोर, जो आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल जो होता है वो हार्ट की सिचुएशन देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो उसका क्या इंडिकेट, सर्कुलेशन को देखना, तो वो कौन बताएगा हमें, हार्ट रेट बताएगी। तो हार्ट रेट जो है वो क्रिटिकल होता है पैरामीटर्स, तो यहाँ पे हम बी करेक्ट आंसर रहेंगे। बाकी मेकोनियम, फर्स्ट स्टूल बच्चा जो पास करता है उसको हम मेकोनियम बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। 24 to 48 आवर्स में बच्चा मेकोनियम पास कर देना चाहिए, अदरवाइज अगर फीमेल बेबी है तो मोस्टली उसको डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अगर तो मेकोनियम भी लेस देन 24 या 24 आवर तक बच्चा मेकोनियम पास करता है। ग्रीन कलर का स्टूल होता है मेकोनियम, फर्स्ट स्टूल जिसको हम बोलते हैं। बाकी रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता है, रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, हमेशा याद। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है, ठीक है। यस, सभी आंसर करिएगा। तो देखिए, अगर प्री टर्म बच्चा जब भी होता है तो उसमें सबसे क्रिटिकल होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पे क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सर्फेक्टेंट जो होते हैं, सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से बने हुए नहीं होते हैं लंग्स में, क्योंकि बिफोर 37 वीक बच्चा पैदा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है, आरडीएस, ठीक है, आरडीएस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिंड्रोम जो होता है, जिसमें ग्रंटिंग होता है, बच्चे को प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले पाता है, इररेगुलर टाइप्स रेस्पिरेशन होता है, क्लियर है, एपनिया टाइप हो जाता है कभी कभी। तो ये सारी दिक्कतें बच्चे के अंदर आती है, आरडीएस कोज हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बच्चे के अंदर जो प्री टर्म बच्चा होता है, इसमें अगर हम क्रूशियल और क्रिटिकल अगर उसका मैनेजमेंट करें तो इसको सही भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज काफी दिक्कत जो है वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो होता है वो प्री टर्म के साथ में हमेशा एसोसिएटेड रहता है, तो इसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट वन, ऑल आर बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान का लाभ नहीं है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, कोलेस्ट्रम गिव इम्यून प्रोटेक्शन, रिड्यूस जीआई इन्फेक्शन, या प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन फॉर प्री टर्म इन्फेंट। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, क्लास को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंसर करने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा। क्लियर है आंसर, सभी आंसर करेंगे व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, एज सुन एज पॉसिबल, डिलीवरी के बाद में, नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो अगर डिलीवरी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो एज सुन एज पॉसिबल, पॉसिबल, या फिर
अगर ऑप्शन में दिया है तो विद इन हाफ एन आवर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करा देना चाहिए। अगर सी सेक्शन है, सी ठीक है, अगर सी सेक्शन है तो हमें 2 to 4 आवर के बाद में कराना चाहिए, बिकॉज एनेस्थेशिया के इफेक्ट की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। इस वजह से 2 to 4 आवर्स के बाद में हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ के पास दे सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे बात हुई है, देख लीजिए कौन सा बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है कि क्या यहाँ पे आंसर नहीं होगा। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बिल्कुल इसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। बच्चे के जो बच्चा, क्योंकि बच्चा 6 मंथ तक ओनली टू ओनली सिर्फ और सिर्फ माँ के जो है दूध है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही डिपेंड रहता है, उसके अलावा कुछ उसको देना भी नहीं चाहिए। क्लियर है। ओनली टू ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, उसके अलावा 6 मंथ तक पानी तक भी नहीं देते हैं, उसके बाद आप पानी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऑलरेडी वाटर भी है, वाटर कंटेंट भी होता है, सब कुछ है, बट अब हंगर और थ्रस्ट दोनों बच्चे की दोनों जो नीड है उसको कंप्लीट करता है ब्रेस्ट फीड जो होता है वो। क्लियर। इसलिए कंप्लीट न्यूट्रिशन है तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो राइट चीज है। कोलेस्ट्रम गिव इम्यून प्रोटेक्शन, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल में आईजीए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रम, और इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट होता है, सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट 3 डेज, पहले के जो 3 दिन होता है बहुत ही थिक होता है, कम मात्रा में होता है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाना चाहिए। फर्स्ट के 3 डेज, 3 दिन जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रम रिलीज होता है, जिसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, कार्ब्स होते हैं, और इम्यूनिटी पावर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये बात भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, रिड्यूस जीआई इंफेक्शन, बिल्कुल बच्चे के अंदर किसी भी तरह का जीआई इंफेक्शन को भी ये कम करता है, उसकी प्रोटेक्शन की भी, क्योंकि इम्यून पावर बढ़ाता है ये। क्लियर है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन, नहीं, आयरन का कंटेंट इसमें नहीं होता है मदर ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है। तो प्रोवाइड एडिक्वेट आयरन फॉर प्री टर्म इन्फेंट, तो ये आंसर जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट, ये इसकी क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है फर्स्ट 1 to 3 डेज तो कोलेस्ट्रम हो गया, उसके बाद में 3 दिन से लगा के 14 दिन तक ट्रांजिशनल मिल्क होता है, जो एकदम पानी की तरह होता है, उसका जो अमाउंट जो होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेच्योर मिल्क आता है, 14 डेज के बाद में मेच्योर मिल्क आता है, जिसके अंदर पहले 4 मिल्क, जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहले 4 मिल्क आता है, जो बच्चे की थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। फिर हिंड मिल्क आता है, जो बच्चे की, जो उसमें प्रोटीन वगैरह होता है, फेट ज्यादा होता है, जिससे कि बच्चे की हंगर जो है वो कंट्रोल होती है। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 टेस्ट अवेलेबल है, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे है, अभी भी देर नहीं हुई है, एग्जाम की डेट की वेट मत करो और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर दो। क्लियर है। बाकी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, तो आप हमें हमारे ऑफिशियल, हमारा जो नंबर है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन वाया, ऑक्सीजन युक्त रक्तनाल की शिरा से भ्रूणीय परिसंचरण में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, डक्टस विनोसस, इंट्रा हेपेटिक वेन, डक्टस आर्टरियोसिस या इंट्रा हेपेटिक आर्टरी। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, वेरी इजी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया, ठीक है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन निकलती है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। प्लेसेंटा से क्या निकलती है, अम्बिलिकल वेन जो है वो निकलती है, जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेके जाती है। क्लियर। आगे जाके वो जाती कहाँ है,
लीवर के पास में जाती है, लीवर को जितना ब्लड चाहिए 80% ब्लड ये ले लेता है, ठीक है, लीवर जितना चाहिए उतना ले लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो ब्लड है वो डाल देता है इंफीरियर जो वेना केवा आती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो राइट एट्रियम में जाके खुलती है, वहां पे ये वहां पे ये डालता है। तो इसको डालने से पहले यहाँ पे एक शंट बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डक्टस विनोसस, जिसको हम बोला जाता है, क्योंकि इसमें इंफीरियर वेना केवा और उसके बाद में अम्लाइकल वेन यहां से आती है, इंफीरियर वेना केवा आ रही है, सुपीरियर वेना केवा आ रही है, उसके बाद में राइट एट्रियम में एंटर करते हैं और ये फुल्ली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डक्टस विनोसस। ठीक है, वेन के अंदर जो रहता है आपको पता होना चाहिए, फिटल सर्कुलेशन में वेन में जो रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। क्लियर है? डक्टस जो आपके अम्लाइकल आर्टरी है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अम्लाइकल वेन जो है उसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, exchange transfusion in erythroblastosis fetalis is done primarily to prevent damage to एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मुख्य रूप से किसकी क्षति को रोकने के लिए किया जाता है? लीवर, लंग्स, किडनी या ब्रेन? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? एवरीवन क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है। सो देखिए यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होता है वो किसमें होता है? तो जिसमें RH नेगेटिव अगर मदर है, क्लियर, RH नेगेटिव मदर है तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अगर पॉजिटिव होता है, क्लियर, मेनली फर्स्ट बच्चे में नहीं होता, सेकंड जो चाइल्ड होता है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है। अगर वो बच्चा पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, मदर्स की जो एंटीबॉडी होती है और फिटल की एंटीबॉडी जो रहती है उसके अगेंस्ट काम करती है और फिर ये ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है और जिसकी वजह से बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपर। इसीलिए RH नेगेटिव जो बच्चा होता है, मदर का बच्चा जो होता है, उसके जन्म लेते ही तुरंत उसमें रिस्क होती है कि उसमें जॉइंडिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी भी तरह का मिक्स हो गया या एंटीबॉडी रिएक्ट कर गई, क्लियर है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है, जिसके लिए बच्चे के अंदर क्या होता है? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है, बिलिरुबिन का लेवल जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? बिलिरुबिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बहुत जरूरी होता है ताकि रैपिडली हम बिलिरुबिन के लेवल को कम कर सके। अदरवाइज क्या हो सकता है, बच्चे के अंदर कर्निक्टरस वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं। आपको सभी को पता है कि जॉइंडिस का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कर्निक्टरस। कर्निक्टरस ये कॉम्प्लिकेशन होता है किसका? जॉइंडिस का कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसके अंदर फिर क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो होते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर है? तो इससे प्रिवेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही चीज है प्राइमरी डन टू प्रिवेंट डैमेज। तो ब्रेन को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसमें बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसको रैपिडली कम करना जरूरी होता है। अदरवाइज ये कर्निक्टरस हो सकता है, ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए हमें इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इंफेक्शन में लीड टू। स्ट्रेप्टोकोकल गले का संक्रमण किस रोग का कारण बन सकता है? ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिक हार्ट डिजीज, या फिर लेप्रोसी या फिर मलेरिया? चलिए आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका? स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इंफेक्शन। सभी आंसर करिएगा। क्लास को डियर एक बार शेयर भी करते रहिए और साथ में आंसर भी करिए। यस,
तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है, जो आपके थ्रोट इन्फेक्शन करता है, उसको अर्ली अगर आपने एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं किया तो ये क्या हो सकता है, ये रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है, परमानेंट हार्ट को डैमेज करता है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसका सेम स्ट्रेप्टोकोकल ही इस रूमेटिक हार्ट डिजीज का भी एक रीजन होता है, एक कारण होता है, इसीलिए अर्ली ट्रीटमेंट करना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे सी, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पिका इज डिफाइंड एज, पाइका पिका बोल सकते हो, पिका को परिभाषित किया जाता है एसोसिएटेड विथ पैरासाइटिक इंफेक्शन कॉमन इन चिल्ड्रन 18 मंथ और 6 ईयर, ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, या ऑल आर करेक्ट। चलिए आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए। पिका, तो देखिए ये न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी होती है, जिस वजह से बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडी में स्पेशली देखा जाता है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, बिहेवियरल और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो बिहेवियरल और न्यूट्रिशन इसमें मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, तो ये भी सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन इन चिल्ड्रन 18 मंथ टू 6 ईयर, उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी में भी एसोसिएटेड विद पैरासाइटिक इन्फेक्शन, तो यहाँ पे डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। पाइका जो रहता है वो बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से होता है, इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली 6 बजे क्लास होती है, उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। प्लस आपके 30 नंबर का जो नॉन नर्सिंग आने वाला है वो भी हम बैक टू बैक आपको कवर करवा रहे हैं, मैराथन में भी इसको ऐड कर रहे हैं, तो एवरी संडे मैराथन होती है, तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा आप। जो भी पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है जाके एक बार देख लीजिए, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन अगर आपके रह गए प्रीवियस ईयर के और वो एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आपका ही नुकसान होगा, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। देखिए आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगा, इसीलिए 20 टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास में, डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखिए, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, तो आपके लिए भी फायदा ही होगा। बाकी एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, टॉपिक टू टॉपिक एनसीएल के पैटर्न के बेस पे बनाए गए हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में दोबारा से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आपको हर क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हेलो डी नर्सिंग एस्पिरेंट, एनसीएल एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। वैकेंसी 47 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा, सबसे बड़ा डाउट ये रहने वाला है कि सर ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर परमानेंट, तो जी हाँ मैं बता दूं, कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी ये क्या वैकेंसी रहने वाली है आपकी परमानेंट रहने वाली है। तो आप जुड़ जाइए तैयारी के साथ में, बहुत ही बढ़िया शानदार वैकेंसी में, जहां पे सिलेक्शन के साथ में डायरेक्ट आपको बहुत अच्छा पैकेज, एम्स के बराबर यहाँ पे पैकेज आपको मिलने वाला है। तो जरूर अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और जुड़िए किरोश एकेडमी के साथ में। तो मैं प्रफुल्ल चौहान एक बार से फिर आपका लाइव इस ऑनलाइन एमसीक्यू सेशन में स्वागत करता हूं। ये एक सेलेक्ट या फिर रैंडम एमसीक्यू सेशन नहीं है, ये आपके गोल ओरिएंटेड, आपके एमसीक्यू प्रीवियस ईयर से बेस्ट एमसीक्यू लिए हुए हैं। ये आपके एमसीक्यू हैं वो आपको सिलेक्शन के लिए जो सिलेक्टेड टॉपिक्स से उनके अंदर से उठाए हुए एमसीक्यू हैं, और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एमसीक्यू को अटेंड करना है, कैसे वो स्ट्रेटेजी है जो टर्मिनेशन मेथड को आप यूज कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर अगर ये एमसीक्यू वापस देखने को मिले या फिर इससे रिलेटेड, क्योंकि अपन करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ साथ में ऑप्शंस और विद रेशनल के साथ में, तो उस रेशनल से भी अगर आपके डायरेक्ट एमसीक्यू पूछेगा एग्जाम के अंदर तो भी आपके 100% यहाँ पे राइट होने वाला है। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार से फिर धमाकेदार इस एमसीक्यू सेशन के अंदर स्वागत करता हूं मैं प्रफुल्ल चौहान। किरोश एकेडमी की इस शानदार अपन ने जो आज ये जो स्टार्ट किया है, ये कारवा जो अपन ने स्टार्ट किया है, अब एग्जाम तक अपन कंप्लीट यहाँ पे सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे टच करने वाले हैं, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप बनाने के लिए किरोश एकेडमी के साथ में जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और
भी कोई डाउट हो तो हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ में आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको ऊपर दे दिया गया है, तो उसके साथ में कोई भी डाउट हो आप बात कीजिए। आपकी हर एक क्वारी, आपकी हर एक समस्या, प्रॉब्लम का वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। कंप्लीट एमसीक्यू सेशन भी आपको बहुत कम प्राइस के अंदर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू आज की स्लाइड का। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, द फर्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है। ए नर्स वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर, ठीक है ना, ओटी के अंदर है, should know the approximate risk of the HIV transmission after a needle stick injury, ठीक है ना। कहां पे काम कर रहे हैं आप, ओटी के अंदर काम कर रहे हैं, और अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है कि आपको नीडल स्टिक इंजुरी, जी हाँ, कौन सा पेशेंट, एचआईवी पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा, जो अगर मैं बात करूं एचआईवी को, वो नीडल स्टिक इंजुरी के कारण जो एक स्टाफ है, जो वहां पे मेडिकल के जितने भी हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है, उनको स्पेशली मैं बात करूं नर्सिंग ऑफिसर को यहाँ पे रिस्क रहती है, ठीक है ना। तो ये अपने से ये पूछा गया है कि रेशियो क्या रहता है, ठीक है ना, यानी आपके पास में कितने ऐसे पेशेंट आए हैं, उसमें से कितना रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर, यानी कितने पेशेंट को एचआईवी होने के या फिर आपको भी अफेक्टेड नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये अपने से बेसिकली एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। नीडल स्टिक इंजरी के बाद में जो एचआईवी का है अपन कितना जोखिम हो सकता है, ठीक है ना, नीडल स्टिक इंजुरी के बाद में जो कितना चांसेस है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 300 यानी 300 में से एक जने को ये होने का पूरा चांसेस रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ये बिल्कुल कम है, थोड़ा ये भी कम है, लेकिन हाँ सी ऑप्शन की तरफ मैं जाऊंगा, ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं और अगर आपके पास में नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, ठीक है ना, और अपने को नहीं पता कि पेशेंट एचआईवी है या नहीं, अगर है भी या फिर नहीं भी है, सबसे पहले आप अपने उस एरिया को आप अच्छे से वॉश करके अपने जो भी सुपीरियर हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो अपना इन्फेक्शन कंट्रोल वाले को या फिर जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी प्रोसीजर है, वो आगे इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अपना पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करें वाटर के साथ में, टैप वाटर के साथ में, देन इन्फॉर्म टू द सीनियर अथॉरिटी, ठीक है ना। अपने सीनियर स्टाफ को इन्फॉर्म करें, वो आपका आगे का जो भी होगा वो बता देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिक से सवाल है, बेसिक सा एमसीक्यू है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। The next MCQ, before inserting a raised tube, the nurse should know the approximate distance from the incisor teeth to the gastroesophageal junction is, ठीक है। अपने से क्या पूछ रहा है, रेल्स ट्यूब के बारे में, ठीक है। रेल्स ट्यूब यानी आपका एनजी ट्यूब, ठीक है, याद रखिएगा। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब अपन किसके लिए यूज रखते हैं, याद रखिएगा, आपको फीडिंग, ठीक है ना, फीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, याद रखिएगा, मेडिसिन, ठीक है ना, एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। ऐसा पेशेंट जो क्या है, बेडरिडन है, खुद से खाना नहीं इंटेक कर सकता या फिर खुद से मेडिसिन नहीं ले सकता, इसके लिए डॉक्टर साहब क्या करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेल्स ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। अब रेल्स ट्यूब डालना है तो उसका भी एक प्रॉपर वे है, एक मेथड है, एक जो परफेक्ट साइज है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा, रेल्स ट्यूब की जो साइज है वो अपन एक क्या होना चाहिए, परफेक्शन, क्योंकि उसको टारगेट ऑर्गन जो अपन स्टोमक के तक पहुंचाना है, क्योंकि न तो कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने एक स्टैंडर्ड साइज है वो डिसाइड किया है। ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। तो 30 सेंटीमीटर ये बिल्कुल कम है, क्योंकि अपने को कहां पहुंचाना है, स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। याद रखिएगा कहां पे पहुंचाना है, स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर पहुंचाना है तो अपन ने जो स्टैंडर्ड साइज है वो डिसाइड किए हैं 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, रेल्स ट्यूब यानी एनजी ट्यूब के लिए जो अपन ने स्टैंडर्ड साइज जो डिसाइड किया है वो क्या रहने वाला है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। तो क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एंश्योर होना चाहिए, साइज जो है वो बेसिकली एंश्योर करेगा कि जो रेल्स ट्यूब है वो प्रॉपर वे के अंदर या फिर प्रॉपर जो सही प्लेसमेंट हुआ है या
नहीं हुआ है, इसके लिए साइज बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये बेसिकली फंडा है इस एमसीक्यू का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना 50 सेंटीमीटर बेसिक सा आपको याद रखना है, इतनी साइज होनी चाहिए किसकी, रेस ट्यूब, ठीक है ना। आपको जब भी इंसर्ट करें उससे पहले आप जरूर ये चेक कर लें। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछ रहा है, Which of the following the statement about the vitamin A is incorrect, यानी इसमें से ऑप्शन के अंदर तीन जो ऑप्शन है वो बेसिकली विटामिन ए के रिगार्डेड क्या रहने वाले हैं, राइट आंसर रहने वाले हैं, और एक ऑप्शन है वो बेसिकली क्या रहेगा आपका रॉन्ग आंसर रहने वाला है किसके रिगार्डेड, विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए की मैं बात करूंगा, ये बेसिकली किससे प्रिवेंट आपके सबसे ज्यादा बेस्ट इफेक्टिव किसके अंदर रहता है, ब्लाइंडनेस के अंदर, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस से प्रिवेंशन करने के लिए विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है ना। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल या फिर मैकोफिश लिवर ऑयल है, ये आपके क्या रहते हैं, बेस्ट सोर्स रहते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि विटामिन ए आपके जो आंखों की रोशनी के लिए है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस होने का, जीरोफ्थेल्मिया जो है आपका आई डिसऑर्डर है, ये होने के चांसेस रहते हैं। अब विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल आपके शेड्यूल के अंदर, ठीक है ना, याद रखिएगा आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर 9th मंथ में, ठीक है ना, 9th मंथ पे अपन इसके साथ में मिजल्स के वैक्सीन के साथ में कितना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या देते हैं, याद रखिएगा 9th मंथ पे, और 12th मंथ या फिर मोर देन 12th मंथ पे याद रखिएगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन इसकी डोज देते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं, विटामिन ए की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करने वाले हैं कि विटामिन ए के रिगार्डेड कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो इट इज द फाउंड इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ये तो अपन ने बात की है, ये तो राइट बात है, ठीक है ना। हाई डोज इन प्रेगनेंसी, जी हाँ, याद रखिएगा हाई डोज विटामिन ए की हाई डोज हमेशा टेरेटोजेनिक रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है और जो फीटस ग्रो कर रहा है उसके लिए हार्मफुल रहने वाला है। तो याद रखिएगा प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी हाई डोज के अंदर विटामिन डोज ए की नहीं देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सप्लीमेंटल रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी और इन मिजल्स, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, ये भी राइट है कि जो अपनी है सप्लीमेंटल्स बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करते हैं मोर्टेलिटी इन मिजल्स के अंदर, ठीक है ना। जो डेथ रेट है बेसिकली मिजल्स के अंदर वो बेसिकली क्या करते हैं, कम करते हैं। ये भी बात अपन क्या मानते हैं, इसको राइट मानते हैं, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मोर्टेलिटी इन डायरिया, ये बात बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल क्या रहने वाली है, रॉन्ग रहने वाली है, रिड्यूस नहीं करती है मोर्टेलिटी इन डायरिया के अंदर, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या है इससे रिलेटेड, बिल्कुल क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, किसके रिगार्डेड में बात कर रहा हूं, विटामिन ए के रिगार्डेड में बात करने वाला हूं। डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी द ह्यूमिडिफाइड बिकॉज, ठीक है। बहुत अपन देखते हैं कि जब भी ऑक्सीजन एक नेचुरल प्रोसेस या फिर हॉस्पिटल के अंदर भी बात करूंगा तो नेचुरल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन किसके द्वारा, बाहर एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जब अपन ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं, किसके द्वारा, नेजल म्यूकोसा के द्वारा, ठीक है ना। नेजल के द्वारा जब अपन ऑक्सीजन इंसर्ट करते हैं तो ये बेसिकली जो नेजल्स हैं वो क्या करता है, उसको ह्यूमिडिफाइड करता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बेसिकली किसके फॉर्म में रहती है, ड्राई के फॉर्म में। अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे ड्राई अपन इंसर्ट करेंगे तो लंग्स के अंदर या फिर नेजल म्यूकोसा के अंदर या फिर इंटरनल ऑर्गन के अंदर वो क्या करेगा, इरिटेट करेगा और डैमेज भी कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं देना चाहिए। ह्यूमिडिफाइड बेसिकली क्या करेगा, याद रखिएगा ह्यूमिडिफाइड बेसिकली क्या करता है, ड्राइनेस, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ड्राइनेस से प्रिवेंशन करने के लिए ह्यूमिडिफाइड करना जरूरी है, ठीक है ना। विदाउट ह्यूमिडिफाइड ये क्या करेगा, ड्राइनेस और डैमेज कर सकता है, किसको, ऑर्गन को कर सकता है, ठीक है ना। और क्या करेगा, थिकनेस बढ़ा देगा, ठीक है ना, किसकी, म्यूकस की, ठीक है ना, म्यूकस की थिकनेस को यहाँ पे बढ़ा देगा और सिक्रेशन को थिकनेस करेगा और म्यूकोसा को इरिटेशन करेगा, ठीक है। म्यूकोसा को इरिटेशन और थिकनेस बेसिकली यहाँ पे अपन इसके रिगार्डेड बात करने वाले हैं, ठीक है। ए ऑप्शन, ऑक्सीजन इज हॉट एयर एंड मे बर्न ट्री, क्या ये तो सेंसलेस बात होगी। ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस एंड थिकनेस, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है।
ऑक्सीजन क्या होती है, एक ड्राई होती है, ये सिक्रेशन को या फिर म्यूकस को बेसिकली क्या करेगी, थिक करेगी, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, इरिटेट करेगी, ठीक है ना, इरिटेट और डैमेज भी कर सकता है। ऑक्सीजन रिमूव पैथोजन विद, ये बात इसका कोई इतना रीजन नहीं है। ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ड्यू टू द H+ आयन, ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। मेन बेसिक सा फंडा है कि अपन जब हॉस्पिटल के अंदर भी देखते हैं, आईसीयू के अंदर, वार्ड के अंदर, तो उसके साथ में अपन क्या लगाते हैं, वाटर, जो कि बेसिकली क्या रहता है, उसका ह्यूमिडिफाइड रहता है, ठीक है ना। उस ऑक्सीजन को बेसिकली उसमें से अपन ट्रांसफर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या कर सके, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होके फिर पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। और मेन कॉज ये है कि इरिटेट करता है और म्यूकोसा को ड्राई करेगा और सिक्रेशन को क्या करेगा, थिक करेगा, ठीक है। ये अपन ने बात की है। अब नेक्स्ट में बात करने जा रहा हूं बहुत ही खास इंफॉर्मेशन के साथ में, जितने भी एनसीएल की वैकेंसी के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं डियर नर्सिंग एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे ऐप के अंदर क्रिशा एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पर जाके जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पे फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हमने बेस्ट प्लान, जो कि आपको मात्र 2500 के अंदर कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलने वाला है, और मात्र 399 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि एग्जाम है वो तो हो जाएगा जल्दी, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई कंप्लीट तो आप उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हो। तो ध्यान रखिए, अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ये फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हमने डिस्काउंट देके ऑफर रखा है, मात्र 2500 के अंदर। बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक है ना। थैंक यू। द नेक्स्ट एमसीक्यू अपन बात करने वाला है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पुलिंग ऑफ द यूरिनरी कैथेटर वेयर शुड द नर्स सिक्योर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो कैथेटर है, ठीक है ना, कैथेटर है वो बेसिकली क्या रहता है, वापस एग्जिट होने के चांसेस, यानी पुल होने के कारण बाहर आ सकता है और ब्लीडिंग कर सकता है। कई बार आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर इंजरी हो सकती है, या फिर ब्लेडर के अंदर कोई भी इंजरी हो सकती है। तो उससे प्रिवेंशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ब्लीडर को, सॉरी, जो कैथेटर है उसको फिक्सेशन करते हैं, टेम्परेरी फिक्सेशन करते हैं, किसके द्वारा और कौन सी, तो बैंडेज के द्वारा अपन कौन सी साइड पे, अपर इनर, सॉरी अपर इनर थाई पे, ठीक है, याद रखिएगा, अपर की तरफ और इनर की तरफ, ठीक है ना, अपर इनर थाई की तरफ अपन क्या करते हैं इसको, बेसिकली ये क्या रहता है, स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है ना, स्पेशली इन फीमेल के अंदर, क्योंकि इनका यूरिथ्रा क्या होता है, शॉर्ट यूरिथ्रा, शॉर्ट यूरिथ्रा, ठीक है ना, शॉर्ट यूरिथ्रा के कारण हैंडलिंग इज अ रॉन्ग आंसर ऑफ फुट नॉट फॉर ए लोअर थाई। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट ट्रैक्शन एंड यूरिथ्रल इंजुरी, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रिवेंट ट्रैक्शन एंड यूरेथ्रल इंजुरी, ठीक है। The next MCQ, after consuming cold milk, how long should a nurse wait before recording oral temperature? अपने से पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद में, यानी अपन ने कोई ठंडा मिल्क है वो दे दिया है उस पेशेंट को, अब उसके बाद में अपन कितने टाइम के बाद में क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, ये अपने से बेसिकली एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात ये कि तुरंत क्यों नहीं दे सकते, सॉरी तुरंत, उसकी जस्ट आफ्टर टेकिंग मिल्क, उसके बाद में जस्ट अपन क्यों नहीं ले सकते, तो हमेशा याद रखिएगा वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि जो टंग है वो बेसिकली आपका जो टेम्परेचर है वो लो हो गया है, और टेम्परेचर है वो उससे मेजरमेंट सही नहीं होगा, तो क्या करेंगे,
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 20 मिनट तक अपन क्या करने वाले हैं, वेट करने वाले हैं। ठीक है ना, कितना याद रखिएगा, 15 से 20 मिनट यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, लेकिन इसके बीच में अगर कोई भी आंसर हो तो अपन उसको भी क्या मानेंगे, राइट आंसर मानेंगे। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कोल्ड एंड हॉट दोनों के याद रखिएगा, दोनों हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है ना, कोल्ड प्लस हॉट एप्लीकेशन क्या करता है, वेरिएशन करता है। ठीक है ना, वेरिएशन या फिर फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक है ना, फॉल्स वैल्यू आएगी किसकी, टेम्परेचर की। तो इसके लिए अपन कितना वेट करेंगे, 15 से लेके 20 या फिर 10 से लेके 20 मिनट तक आपको वेट करना है, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में आप टेम्परेचर ले सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओरली। लेकिन अगर मैं अगर अपन हॉस्पिटल के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सिला रूट से, ठीक है ना, याद रखिएगा एक्सिला रूट से ही टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, और सबसे अगर मैं बात करूं परफेक्ट या फिर सबसे बेस्ट जो उनको वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, रेक्टल थ्रू के द्वारा। ठीक है ना, मोस्ट रिलायबल के लिए कौन सा रहेगा, मोस्ट रिलायबल की जब भी बात आएगी आपको रेक्टल करना है, और मोर इजी वे के अंदर मैं बोलूंगा तो एक्सिला इज द राइट आंसर। which IUCD require replacement after 10 years, give me this answer कीजिएगा। तो सबसे लॉन्ग लास्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट जो आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, जो प्रोटेक्टेड जो बैरियर है वो कौन सा रहने वाला है, कॉपर टी। ठीक है ना, कॉपर टी में कौन सा, 10 ईयर वाला, तो सो 380 है। ठीक है ना, कौन सा याद रखिएगा, 380, जो किसके लिए, कितने टाइम के लिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम यानी 10 ईयर के लिए। इससे भी कम आता है, जैसे कि अपने पास में है कॉपर टी 200, ये आपके 2 ईयर के लिए, ये आपका कितना रहने वाला है, 10 ईयर के लिए। ठीक है ना, प्रोजेस्टेट यहाँ पे ये आपका इमरजेंसी के अंदर ये भी नहीं रहने वाला है, तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये एक हाइजीनिक प्रोसेस है, और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, ठीक है ना, 10 साल तक के लिए आपको क्या करता है, ये प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड आप सेक्स कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करता है। ठीक है ना, प्रेग्नेंट नहीं होने देता है। कॉपर टी 380 बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा कॉपर टी 380। द अप्रोक्सीमेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, यानी अप्रोक्सीमेट अपन कितना मानते हैं, इन्फेंट यानी जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट किसको बोलते हैं, इन्फेंट बेसिकली आपका 1 मंथ से 1 ईयर तक का। ठीक है ना, 1 मंथ से 1 ईयर तक का। ठीक है, और जो नियोनेट है वो याद रखिएगा, नियोनेट की जब भी बात की जाए तो याद रखिएगा जो आपका 0 से लेके 28 डेज तक का, और उसमें भी अगर आपको मैं बात बोलूं अर्ली नियोनेट, ठीक है ना, अर्ली नियोनेट के बारे में जब भी पूछा जाए तब याद रखिएगा, और फर्स्ट 7 डेज, ठीक है ना, 0 से लेके जो फर्स्ट 7 डेज हैं आपके, उनको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अर्ली नियोनेट। एंड लेट नियोनेट के बाद में ये आपका 8 से लेके लेट नियोनेट रहेगा। ठीक है ना, लेट न्यूनेट कितना रहने वाला है, 8 से लेके 28 ये बेसिक से एमसीक्यू है, याद रखिएगा। और 29 क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, 29 बेसिकली अपन बात करते हैं, 29 है वो क्या रहेगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, कहीं पे 39 दे रखा है, लेकिन अगर मैं बात करूं परफेक्ट की तो 29 अपन क्या मानते हैं, इसको राइट मानते हैं। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। 29 इज द राइट आंसर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब बात की जाए कि सर सबसे मेन कोज क्या रहता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का, तो याद रखिएगा प्रीमेच्योरिटी। ठीक है ना, प्री टर्म लेबर और प्रीमेच्योरिटी या फिर लो बर्थ वेट। ठीक है ना, एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट, न्यूमोनिया है वो भी आपका रहेगा। ठीक है,
लो बर्थ वेट न्यूमोनिया है वो बेसिकली मेन कॉज रहते हैं, और चिल्ड्रन के अंदर मैं चला जाऊंगा तो डायरिया भी मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, तो ध्यान रखिएगा ये। और नॉर्मल वेट कितना होता है एट बर्थ पे 2.5 से लेके 3 किलोग्राम एट बर्थ, कितना रहता है 2.5 से लेके 3 किलोग्राम। तो सर लो बर्थ वेट कौन सा रहने वाला है, लेस देन 2.5 केजी एट बर्थ, दिस कॉल्ड इज कौन सा कहलाएगा, ये आपका लो बर्थ वेट। और उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि सर वेरी लो बर्थ वेट कितना रहेगा, तो 1500 से भी कम है तो वेरी लो बर्थ वेट, और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट आपका रहने वाला है 1000 से कम, ठीक है ना। अगर एट बर्थ पे अगर 1 किलोग्राम का ही है बच्चा, ये आपका एक्सट्रीम लो बर्थ वेट है, जो कि बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, ठीक है। तो ये बेसिक से अपन ने बात की है, ध्यान में रखिएगा। वाइटल साइंस के अंदर पीडियाट्रिक के अंदर जो आपके एब्गार स्कोर है, ठीक है ना, एब्गार स्कोर से रिलेटेड भी बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। उसके बाद में डिजीज है, रिफ्लेक्सेस है, ये भी आपको जो मोटार्स है वो भी, और ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, ये बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। तो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। बहुत ही अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल इतना भी हार्ड नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ मेरिट है वो जरूर हाई जा सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है वो थोड़ा लिमिट है, कम नहीं है लेकिन लिमिट जरूर है, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू ऑन द स्लाइड प्लीज केयरफुली रीड कीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सा एमसीक्यू, लेकिन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, ठीक है ना। अपने से क्या पूछा गया है एमसीक्यू, डियर केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ऑप्शन की तरफ, द 1 मार्च, बी ऑप्शन अपने पास में है 7 अप्रैल, एंड देन सी ऑप्शन इज द 1 जुलाई, एंड डी ऑप्शन इज द 1 दिसंबर। सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ दिवस है, वो आपका सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि 7 अप्रैल, ठीक है ना। कब मनाया जाता है 7 अप्रैल। अब ये तो मुझे पता है कि सर 7 अप्रैल है, लेकिन क्या सन नहीं आएगा, जी हाँ, कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से सन के अंदर विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाना स्टार्ट किया था। तो अपन ने 1948, ठीक है ना, याद रखिएगा 1948 के अंदर सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अपन 7 अप्रैल 1948 को उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर ईयर यानी हर साल के दिन 7 अप्रैल को अपन विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व हेल्थ जो अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे वो मनाएंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। अब बात करने वाले सी ऑप्शन की तरफ, 1 जुलाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए डॉक्टर्स डे, ठीक है ना, क्या मनाते हैं डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और 1 दिसंबर को वर्ल्ड जो आपका है एड्स दिवस, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा एड्स दिवस भी मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस है वो कब मनाते हैं डियर, तो याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस है वो आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट अपन करते हैं, ठीक है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, केयरफुली रीड कीजिएगा। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन द एडल्ट इज, ठीक है ना। इसमें हमेशा याद रखिएगा 2 तरह से एमसीक्यू अपने से पूछा जाता है, कभी एडल्ट का पूछ सकते हैं तो कभी याद रखिएगा पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों का या फिर न्यूबॉर्न के बारे में बहुत बार एमसीक्यू आया हुआ है। द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन द एडल्ट हमेशा याद रखिएगा कितना रहेगा, 12 से लेके अपन कितना रेंज याद रखिएगा 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 से लेके कितना 20 ब्रीथ पर मिनट अपन क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मल जो एक वयस्क यानी एक एडल्ट की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है वो यहाँ पे कितनी होती है 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर मैं बात करूंगा पीडियाट्रिक के अंदर या फिर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर तो हमेशा याद रखिएगा 30 से लेके अपन 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है ना, 60 ब्रीथ पर मिनट अपन नॉर्मल रेंज मानते हैं
किसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, रेस्पिरेशन रेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे नॉर्मल अगर बात करें लेस देन 12 है, अगर लेस देन 12 है तो यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडिप्निया। इसको क्या बोलेंगे डियर, ब्रेडिप्निया। और अगर मोर देन 24 है इसको अपन क्या बोलते हैं, टेकिपनिया। ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेकिपनिया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर 24 दिया हुआ हो, अगर 22 20 भी दिया गया है, अगर मोर देन तो ऑप्शन के अंदर वो भी राइट जाएगा। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्जाम के अंदर कभी भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट जो अपन ने पढ़ा है वो कि वो देखने को मिले, लेकिन उसके आसपास की जब भी कोई वैल्यू, जैसे कि मैथ्स के अंदर अपन देखते हैं कि जब भी अपन पेपर जो भी कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसके आसपास की जो वैल्यू होती है वो अपन क्या मानते हैं, करेक्ट मानते हैं। तो यहाँ पे अपन अगर मैं बात करूंगा तो 5 ब्रीथ पर मिनट है, ये तो बिल्कुल क्या चला जाएगा आपका ब्रेडिप्निया के अंदर, और 10 भी और नहीं चला जाएगा। 27 ब्रीथ पर मिनट आपका किसके अंदर चला जाएगा, टेकिपनिया के अंदर। लेकिन हाँ ये एक नॉर्मल रेंज के अंदर है, ठीक है ना। 15 पर मिनट किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडल्ट की जब भी बात की जाए 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट इज द राइट आंसर, एंड इन विच इन बिटवीन जो भी अगर वैल्यू आपको दिखे वो क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। हमेशा याद रखिएगा वाइटल साइंस है वो आपको एडल्ट और पीडियाट्रिक्स दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूं हार्ट रेट की मैं बात करूं, पल्स है, अगर आपका टेम्परेचर है, तो आपको न्यूबॉर्न बेबी और एडल्ट के दोनों के बहुत अच्छे से वाइटल साइंस पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर पुटअप होता है और आपको क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, और ऐसे एमसीक्यू अगर आप गलत कर देते हैं तो कहीं न कहीं आप सिलेक्शन से बाहर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने से क्या पूछना है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। चिकन पॉक्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चिकन पॉक्स होता क्या है। ठीक है, द चिकन पॉक्स के एक होता है स्मॉल पॉक्स और दूसरा होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स के अंदर अगर मैं बात करूं कोज्ड की मैं बात करूं, ये क्या है, वायरस है, और वायरस कौन सा, वेरिसोला जोस्टर। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन सा रहने वाला है, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर इसका क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, वेरिसेला, ठीक है ना, वेरिसेला जोस्टर इज द, इसका क्या रहेगा, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। वेरिसेला जोस्टर इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है ना, पॉजिटिव एजेंट है, और ये बेसिकली क्या रहता है, ये एक क्या है, वायरस है। ठीक है ना, ये क्या है, वायरस है। और बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल आपसे मैं पूछूं तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन क्या लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या रहता है, या फिर न्यूमोनिया। ठीक है ना, या फिर क्या काम मान सकते हैं, न्यूमोनिया। ठीक है ना, याद रखिएगा न्यूमोनिया। अगर मैं फंगस की मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस ये बेसिकली क्या रहेगा आपका, फंगस एंड देन प्रोटोजोआ आपका। अगर मैं बात करूं तो जो मलेरिया अगर मैं बात करता हूं बेसिकली, तो वो आपका क्या रहने वाला है, प्रोटोजोआ। ठीक है ना, याद रखना मलेरिया। और ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं मलेरिया, तो हमेशा याद रखिएगा फीमेल एनाफिलिस इज द कोजिंग फैक्टर फॉर द स्प्रेड टू मलेरिया वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव एजेंट कभी भी नहीं होगा, कौन सा, फीमेल एनाफिलिस। दिस इज कॉल्ड जो आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो बेसिकली क्या रहते हैं, अगर एक हेल्दी जो अनहेल्दी जो पर्सन है जिसको ऑलरेडी ये डिजीज हो रखी, सॉरी मलेरिया से अफेक्टेड है, तो वो बेसिकली एक मच्छर जिसको अपन फीमेल एनाफिलिस बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्या करता है उस जो अनहेल्दी पर्सन को बाइट करता है, और वही मच्छर जब उस अनहेल्दी पर्सन जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उसको बाइट करेगा तो वो मच्छर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड होता है, और
वो दूसरे पर्सन को अगर बाइट करेगा, दिस इज कॉल्ड, ये एक क्या रहेगी, एक चेन रहेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैन, ऑर्थोफ्रॉड एंड मैन, ठीक है ना। याद रखिएगा, आदमी से मच्छर और मच्छर से आदमी, ये बेसिकली इसका एक क्रम रहता है, तो आपको याद रखना है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, BCG vaccine is given to protect again BCG वैक्सीन, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं BCG वैक्सीन है क्या। बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन इसकी क्या रहती है फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। BCG वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके नेशनल जो आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल है उसके अंदर अपन एट बर्थ पे, याद रखना, एट बर्थ पे जो वैक्सीन लगता है सबसे पहले BCG वैक्सीन, और जो आपका हेपेटाइटिस का है वो भी आपका एट बर्थ पे लगता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि एट बर्थ पे। अब याद रखिएगा जो डोज की अगर मैं बात करूं तो 0.05 ml, ठीक है ना, 1 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में 0.5, तो ये सॉरी 0.1 ml भी अपन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया BCG कालमेटे, और ये किसको प्रोटेक्शन करता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा एट बर्थ पे अपन जो BCG का वैक्सीन लगाते हैं डोज याद रखिएगा 0.05 ml, और अगर पूछे साइट तो हमेशा याद रखिएगा इंट्राडर्मल, ठीक है ना। साइट का जब भी आपसे जिक्र हो याद रखिएगा ये कौन सी साइट पे लगेगा, आपके इंट्राडर्मल, ठीक है ना, लेफ्ट अपर आर्म पे। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि BCG वैक्सीन है वो बेसिकली किसको प्रोटेक्शन करता है, तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस DB से अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा जो अभी महामारी की अगर मैं बात करूंगा, डेथ ऑफ कोज की अगर मैं बात करूं तो TB बहुत ज्यादा स्प्रेड अभी कम हो चुका है, लेकिन अपना एक टारगेट था 25 को बिल्कुल ही इस इंडिया को, अपने देश को ट्यूबरक्लोसिस से फ्री करना, लेकिन वो टारगेट अपन अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा BCG का वैक्सीन किससे प्रिवेंशन करता है, आपको किसके लिए प्रिवेंट करता है, ट्यूबरक्लोसिस। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। मेनिंजाइटिस बेसिकली क्या रहता है आपका, इंफ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस, दिस इज द लेयर ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। और डीपनेस बेसिकली क्या रहता है आपका, हियरिंग लॉस। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट MCQ, उससे पहले आपके लिए बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, जितने भी डी नर्सिंग एस्पिरेंट NCL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये मौका, ऐप के अंदर मात्र 399 के अंदर बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको टेस्ट अवेलेबल मिलेगा बहुत ही कम प्राइस के अंदर। अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा परफेक्ट कीजिए, और उस प्रैक्टिस में जितने आप इंप्रूवमेंट करेंगे एग्जाम के अंदर वही आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए जरूर टेस्ट देना है तो अभी जाइए किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे हम बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज MCQ बैच भी अवेलेबल है। तो मात्र 2500 के अंदर आपको कंप्लीट MCQ बैच है वो मिलने वाला है, जिसके अंदर आपकी विद रैशनल और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको ये कंप्लीट MCQ बैच मिलने वाला है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। द नेक्स्ट MCQ केयरफुली रीड कीजिएगा। ओरल पोलियो वैक्सीन इज, ठीक है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन इज ए, अगर मैं बात करूं ओरल पोलियो वैक्सीन की मैं बात करूं तो देखिए दो तरह से होता है, ठीक है ना। एक तो होता है IPV, जिसको अपन ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका लाइव वैक्सीन रहने वाला है, ठीक है ना। ये क्या रहेगा आपका लाइव वैक्सीन रहने वाला है, ये भी अपन एट बर्थ देते हैं, और कितनी 2 ड्रॉप्स यहाँ पे अपन देते हैं, ठीक है ना। तो कितना लाइव वैक्सीन, ठीक है ना, ये क्या रहेगा बेसिकली लाइव वैक्सीन। और IPV की जब भी मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली क्या रहेगा आपका किल्ड वैक्सीन, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, किल्ड वैक्सीन रहने वाला है। कौन सा, IPV। फ्रीज डिराइव्ड वैक्सीन इज नॉट, एंड रिकॉम्बिनेट वैक्सीन इज नॉट। अब इससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हीट सेंसिटिव 2 MCQ से जब अपन ने बात की है पोलियो वैक्सीन के बारे में,
तब दो चीज के बारे में अपन जरूर जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा हीट सेंसिटिव, ठीक है ना। हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे ऊपर तो रहेगा आपका ओपीवी, देन आपका रहने वाला है मीजल्स, उसके बाद में आपके बीसीजी डीपीटी जो भी हैं वो सारे के सारे हमेशा याद रखिएगा। इसका जो टेम्परेचर है अपन 2 से लेके और डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको रखते हैं, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कोल्ड चेन जो है इसके लिए मस्ट रहने वाला है। प्लस पोलियो के अंदर आप सभी ने ड्यूटी की होगी, जब गांव के अंदर अपन गांव गांव जाके जो प्लस पोलियो के उस अभियान को अपने सक्सेस किया है, ये एक नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने अपने अथाह प्रयास के द्वारा इस बहुत ही बड़ी महामारी थी उसको अपने एक कह सकता हूं मैं कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, इरेडिकेट अब हो चुका है। लास्ट केस 14 के अंदर देखा गया था इंडिया के अंदर, उसके बाद में वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद में अभी नहीं देखने को मिला है। तो और वैक्सीन की बेसिकली पोटेंशियल या फिर मैं ऐसे कहूँ उसकी जो कोल्ड चेन है वो अपन जो वैक्सीन कैरियर है, ठीक है ना, वैक्सीन कैरियर है उसको अपन एक टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन करते हैं जिससे वो कम से कम 9 से 10 घंटे तक आराम से उसके अंदर प्रिजर्व रह सकता है और वो वैक्सीन खराब नहीं होती, क्योंकि कॉस्टली होती है इसलिए उसको कोल्ड चेन मेंटेन करना जरूरी है। और अपन ने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया है कि देखिए जब तक जो इनर पार्ट है वो अगर व्हाइट है तब तक ठीक है, अगर थोड़ा लाइट भी हो गया है तब तक ठीक है, लेकिन अगर आउटर पार्ट और इनर पार्ट है वो दोनों के दोनों अगर डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाता है, तब उसको डिस्कार्ड करना है, कभी भी यूज नहीं करना है। या फिर अंदर वाला जो आपका बॉक्स होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो एक जो निशान होता है इसके अंदर अगर इनर वाला पार्ट भी डार्क हो जाए और बाहर वाला जो पार्ट है वो लाइट हो जाए तो ऐसे में भी आपको डिस्कार्ड करना है। कुल मिला के जो अगर आप उसके अंदर जो एक डायग्राम दे रखा है उसके ऊपर हमेशा याद रखिएगा जो बीच वाला जो बॉक्स है वो व्हाइट रहना चाहिए और लाइट भी व्हाइट है तब भी चलेगा, ठीक है ना, डार्क नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली क्या करता है उस पोटेंशियल को ये अपने को बताता है कि यहाँ पे इनकी ये बेसिकली यूजफुल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो इसके रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, हेपेटाइटिस ए वायरस इज मेनली ट्रांसमिशन थ्रू, ठीक है। हेपेटाइटिस के बारे में देखिए ये एक सीवियर लिवर इन्फ्लामेशन है। अगर मैं बात करूंगा तो हेपेटाइटिस बेसिकली अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, यानी 5 टाइप से अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना, हेपेटाइटिस के बारे में। अब मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस ए एंड ई। याद रखिएगा हेपेटाइटिस ए एंड ई ये दोनों के दोनों अगर रूट ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूंगा तो ये कंटामिनेटेड आपके फीको ओरल रूट, ठीक है ना, याद रखिएगा फीको ओरल रूट से ये होने वाले डिजीज है, ठीक है। अब कंटामिनेटेड कोई भी वाटर है या फिर जो ऐसा फूड है जो बेसिकली कंटामिनेटेड है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस ए और ई होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की अगर मैं बात करूंगा, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी की मैं बात करूंगा तो ये बेसिकली आपके पेरेंट्रल ब्लड के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा कंटामिनेटेड ब्लड या फिर सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड, बिना प्रोटेक्शन के अगर आप सेक्स ऐसे पर्सन के साथ में अगर सेक्स कर रहे हैं जो ऑलरेडी इससे अफेक्टेड हैं, हेपेटाइटिस या फिर एचआईवी, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। इसलिए बिना प्रोटेक्शन के जब भी आप कोई भी ऐसे पेशेंट के सेक्सुअल एक्टिविटी जब करते हैं तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए हमेशा एडवाइज करते हैं कि प्रोटेक्शन मस्ट बी, ठीक है ना। तो उसके बाद में हेपेटाइटिस अगर मैं बात करूंगा सी की, ठीक है ना, हेपेटाइटिस सी है वो बेसिकली पोस्ट बीटी, अगर बार बार किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसमिशन हो रहा है
तो उसके अंदर हेपेटाइटिस सी होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है हेपेटाइटिस का, वो कौन सा टाइप रहने वाला है, हेपेटाइटिस ई में सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस रहते हैं। ये कुछ आपको बातें हैं वो याद रखनी है। हेपेटाइटिस बी की अगर मैं बात करूंगा तो वैक्सीन लगती है एट बर्थ पे 0.5 ml, और कौन से रूट से, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर के द्वारा ये सिंगल डोज लगती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, उससे पहले अपना राइट आंसर कर देते हैं फीको ओरल रूट, ठीक है ना। पेरेंटल रूट आपका कौन सा रहने वाला है, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी, ठीक है। ब्लड और उसके बाद ब्लड और सेक्सुअल, ये तीनों के तीनों पेरेंटल ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या रहने वाले हैं आपके हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और हेपेटाइटिस ए के लिए कौन सा रहने वाला है, फीको ओरल रूट इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके स्लाइड के ऊपर है, डॉट्स स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ विच डिजीज। देखिए ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड दो एमसीक्यू अभी फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखने को मिल गए हैं, यानी ट्यूबरक्लोसिस आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। डॉट्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। डायरेक्ट, तो ये बेसिकली अपन बात करने वाले हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट, ठीक है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूंगा डॉट्स, तो वो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अपन जो ये डॉट्स एक ट्रीटमेंट है, उसको स्ट्रेटेजी है, वो बेसिकली कौन से पेशेंट के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और इससे पहले अपन ने बात की है कि ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन करने के लिए अपन ऑलरेडी एट बर्थ पे बीसीजी का वैक्सीन क्या करता है, इंटरडर्मल लगाते हैं, ठीक है ना। तो लेप्रोसी नहीं रहने वाला है, ठीक है ना, इसको अपन और भी बोलते हैं डेप्सॉन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। हेपेटाइटिस नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो फीमेल एनाफिलिस बेसिकली इसका ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दिस इज कॉल्ड लेप्रोसी, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या रहता है, इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है, और ट्यूबरक्लोसिस का बेसिकली अपन यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, देखिए बहुत ही इजी एमसीक्यू है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पे एनाफ्लिस मत करके आ जाना, क्योंकि ये बेसिकली किसके लिए, आपके मलेरिया के लिए, ठीक है ना, इसके लिए मलेरिया के, एडिज मॉस्किटो, ठीक है ना, एडिज मॉस्किटो बेसिकली क्या रहता है, किसके लिए, डेंगू फीवर के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर, क्या बोलते हैं डियर, ब्रेक बॉर्न फीवर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा बॉन्स बहुत वीक हो जाती हैं, और बहुत सीवियर पेन भी देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, लो प्लेटलेट्स, ठीक है ना, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिक्रीज देखने को मिलती है, और इसके कारण लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होगी, ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, एडवाइज किया जाता है बहुत ही ज्यादा ओरल इंटेक करने के लिए, ठीक है ना। तो क्यूलेक्स की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली किसके लिए, फाइलेरिया के लिए, ठीक है ना, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस के लिए, ठीक है ना, याद रखना, क्यूलेक्स मॉस्किटो, दिस इज कॉल्ड फाइलेरियासिस के लिए यहाँ पे। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। अपन ने किसके बारे में बात की है, डेंगू फीवर, तो याद रखिएगा क्या रहेगा, एडिज मॉस्किटो है वो बेसिकली किसके जो ट्रांसमिशन होता है, दिस इज कॉल्ड एडिज मॉस्किटो। और फीमेल एनोफिलिस बेसिकली क्या रहेगा आपका, एनोफिलिस मॉस्किटो वो रहेगा आपके मलेरिया के लिए, एंड क्यूलेक्स के लिए अपन ने बात की है फाइलेरियासिस, ठीक है। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम टू किरोशा नर्सिंग क्लासेस। एक बार फिर किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान आपके लिए एनसीएल, जी हाँ, एनसीएल के अंदर जो 47 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, लेकिन अपने को कितनी चाहिए? अपने को तो एक सीटी चाहिए। तो उस वैकेंसी को अपन ने टारगेट करके एम अपना लक्ष्य फिक्स है कि अपने को ये नौकरी लेनी है। उसके लिए अपन ने प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन एमआई जो भी पीवाईक्यू है वो अपन यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। एनसीएल डीयर बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पे ग्रेड इसका, अगर मैं बेसिक पे की मैं बात करूं तो 47,000 यानी एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ही है। एक साल के लिए आपको जरूर इसमें प्रोबेशन के अंदर रखा जाएगा, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग करके अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि सर ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल होती है उसके आगे कॉन्ट्रेक्चुअल लिखा हुआ होता है, यानी संविदा लिखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अपने नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसलिए आप तो जी जान से लग जाइए, तैयारी कीजिए, अभी अभी टाइम है। और वैकेंसी के बारे में अपन ऑलरेडी अपन सारी बातें कर चुके हैं और क्या रहने वाला है सिलेबस, ये भी अपन बहुत जल्दी एक वीडियो डाल के सारा अपन बता देंगे कि कैसे एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहने वाला है और किस तरह से एमसीक्यू नर्सिंग का वेटेज कितना रहेगा, क्या नॉन नर्सिंग का भी रहेगा, ये सारी बातें अपन उस वीडियो में करने वाले हैं। तो ओके, तो सबसे पहले आज का ये अपना इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू सेशन है जल्दी से लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, क्या रहने वाला है। द फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। द फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में देखिए, एमसीक्यू अगर मैं बात करूंगा तो ये बिल्कुल क्या रहने वाला है, इजी लेवल, ठीक है ना, इतना भी हार्ड लेवल नहीं रहने वाला है। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपने पास में रहने वाला है। इससे पहले अपन ने ऑलरेडी 16 एमसीक्यू करवा दिए गए हैं। आज का अपना 17 एमसीक्यू है। द ट्रेकोमा इज ए डिजीज अफेक्टिंग विच ऑर्गन, ठीक है। ट्रेकोमा, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ट्रेकोमा होता क्या है। ट्रेकोमा एक आई डिसऑर्डर है या फिर मैं ऐसे कहूं इन्फेक्शन है, और ये कैसे होता है ये भी बात करेंगे। अगर सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि एजेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता है आपका क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटाइटिस, ठीक है ना। क्लेमाइडियल ट्रेकोमेटाइटिस ये बेसिकली इसका क्या रहता है, पॉजिटिव एजेंट रहता है। क्लेमाइडियल ट्रेकोमाइटिस, ठीक है ना, ये इसका क्या रहता है डियर, पॉजिटिव एजेंट। अगर मैं बात करूं ट्रांसमिशन, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कंटामिनेटेड। अगर इसलिए हमेशा याद रखिएगा अपने को कभी भी जैसे टॉवल है, उसके बेडशीट हैं या फिर उसकी कुछ भी कपड़े क्लोथ्स वगैरह हैं, वो हमेशा दूसरों के यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अपने को नहीं पता कि उस पेशेंट को किस तरह का डिसऑर्डर है। जैसे ट्रेकोमा के पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है कि अगर आपने इस पेशेंट को जो ऑलरेडी क्या है अफेक्टेड है ट्रेकोमा से, आप उसके यूज किए हुए टॉवल्स या फिर उसके क्लॉथ्स या फिर बेड्स लिनन जो भी हैं वो यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली इन्फेक्शन आपको भी अफेक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, इन्फेक्शन के अंदर क्लीनिंगनेस का बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको क्लीनिंग अच्छे से रखना है और डायरेक्ट ये कॉन्टेक्ट में जो ऑलरेडी अफेक्टेड है पर्सन उसके द्वारा भी आपको हो सकता है। अपन बात करने वाले हैं किसकी, ट्रेकोमा। तो कौन सा ऑर्गन रहने वाला है, बेसिकली आई, ठीक है ना। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, आई इसका क्या रहने वाला है डियर, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ईयर नहीं रहेगा, नोज नहीं रहेगा, एंड सी ऑप्शन यहाँ पे राइट चला जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको इजीली विजुअल हो सके, ठीक है। आई इज द राइट आंसर। अब बात आई है आई से रिलेटेड, तो मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आई के अंदर कोई भी केमिकल, ठीक है ना, कोई पॉइजन या फिर किसी तरह का जो इरिटेट जो सब्सटेंस है वो आंख के अंदर जब गिर जाता है
तब हमेशा याद रखिएगा उसको अपने को क्लीन वाटर से यानी टैप वाटर से आप कर सकते हैं और हॉस्पिटल के अंदर NA से क्लीन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन घर पे हैं तो नॉर्मल टैप वाटर से 5 से लेके 10 मिनट, ऐसे तो 20 मिनट मानते हैं, लेकिन आप 10 मिनट तक उसको क्या करना है, उसको इरिगेट या फिर प्रॉपर वॉश करना है। देन आफ्टर क्या कर सकते हैं आप, डॉक्टर साहब के पास में जाना है, ठीक है ना, और कुछ भी नया ट्रीटमेंट नहीं देना है। और दूसरी चीज होती है, कोई भी ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट या फिर शार्प कोई भी चीज है, कांच का टुकड़ा है, वो आपके आंख के अंदर चला गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा आपको न तो इरिगेशन करना है, न उस कांच के या फिर कुछ भी जो सांप जो थिंग्स हैं उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। अपने को डायरेक्ट उसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है ना। कवर करके अपन क्या कर देंगे, उसको हॉस्पिटल रेफर करना है। यही अपना बेसिक सा फर्स्ट एड है, ठीक है। तो ये बेसिक सा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, केयरफुली रीड कीजिएगा। द रेफरेंस प्रोटीन इज, ठीक है ना, रेफरेंस प्रोटीन्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। प्रोटीन सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के अंदर अपन पढ़ते हैं, देखिए अपन इससे रिलेटेड मैं ये चाहूंगा कि एक एमसीक्यू से आपके रिलेटेड 3-4 एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए, एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन की सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के अंदर बेसिक से अगर मैं बात करूंगा तो एक तो होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या होता है डियर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात है तो सीधी सी बात है, आपका जो प्रोटीन्स, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो विटामिन है, ठीक है ना, जो विटामिन है वो बेसिकली एंड क्या रहेगा, आपका मिनरल्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड मिनरल्स। ये दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन, और अपने से जो पूछा गया है वो क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। और एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है ना। तो फैट सॉल्युबल ADE ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आंसर एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फैट सॉल्युबल, ठीक है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होंगे, A, D, E एंड K। और वाटर सॉल्युबल क्या होंगे डियर, वाटर सॉल्युबल की जब भी बात होगी तब क्या करेंगे, आंसर B एंड C, ठीक है ना। बेसिक सा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपको आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूं कि अपन अपने एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं। अपने से जो पूछा गया रेफरेंस का मतलब बेसिक सी अगर मैं बात करूं, जो मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से किसके अंदर देखने को मिलता है, तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन बेसिकली एग के अंदर, ठीक है ना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए एग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। लेकिन कोई वेजिटेरियन है, कोई कह रहा है कि नहीं मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, तो ऐसे पेशेंट के लिए अपन उसको सोयाबीन या फिर दाल सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। सोयाबीन आल्सो क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली डाइजेस्टिबल भी है, ठीक है ना, हाईली डाइजेस्टिबल भी है। और प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा मिल्क, मीट एंड फिश, ये क्या रहने वाले हैं उसके बाद में, ठीक है ना। बिल्कुल है, मिल्क से भी मिलता है, मीट से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, लेकिन सबसे हाईएस्ट जो सोर्स है डायरेक्टली अगर मैं बात करूंगा तो एग इज द बेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। कंफ्यूजन नहीं होना है और राइट आंसर क्या करेंगे आप, एग इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे अपन, बात करने वाले हैं द नेक्स्ट एमसीक्यू व्हाट आस्किंग अबाउट दिस, प्लीज केयरफुली रीड कीजिएगा। The daily protein requirement for an Indian adult is approximately, ठीक है। अब अगेन प्रोटीन्स की बात की गई है, ठीक है ना। प्रोटीन बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो बॉडी बिल्ड या फिर टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, ये भी एक एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है ना, टिश्यू रिपेयर के लिए, ठीक है। कोई भी चोट लग जाती है, कोई इंजुरी हो जाती है, तब अपन उसको क्या करते हैं, प्रोटीन डाइट जो बेसिकली क्या करेंगे, न्यू टिश्यू को ग्रोथ करेंगे और टिश्यू हीलिंग के अंदर, वुंड हीलिंग में सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एडल्ट, ठीक है ना।
एडल्ट की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा 1 ग्राम पर किलोग्राम, यानी एक पेशेंट का या फिर एक जो भी है एडल्ट, उसका जो वेट है, ठीक है ना, उसको अपन क्या कर देंगे 1 ग्राम पर किलोग्राम, यानी अगर किसी का 50 किलोग्राम वेट है या फिर 55 केजी है तो उसको अपन क्या कर देंगे 55 ग्राम पर डे यहाँ पे आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सी जो सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन 0.5 ग्राम, ये बिल्कुल कम हो जाएगा, और 5 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 ग्राम बहुत ज्यादा वेरी एक्सेसिव, देन बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है ना, अकॉर्डिंग दिस एमसीक्यू द बी ऑप्शन इज बी करेक्ट, क्योंकि 1 ग्राम पर किलोग्राम अपन बेसिक सा अपन यहाँ पे प्रोटीन की डाइट देते हैं। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ये भी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1 ग्राम ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन की बात की जा रही है, राइट आंसर चला गया है बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एक्सेप्ट, ठीक है ना, तो फैटी एसिड्स यानी इसमें से सारे ऑप्शन यानी 3 ऑप्शन क्या रहने वाले हैं सैचुरेटेड, और एक ऑप्शन क्या रहेगा अनसैचुरेटेड, सीधी सी बात है ये। ठीक है ना, क्योंकि किसका है एक्सेप्ट का, यानी एक को छोड़ के। द फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में लेवरिक एंड पाल्मिटिक, देन स्टेरिक एंड दिस वन इज ओलेक। ठीक है, तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, इसमें से कौन सा फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है, तो अपने को ये भी बिल्कुल क्या है आपका सैचुरेटेड है। पाल्मेटिक एंड स्टेरिक आल्सो ये क्या रहने वाले हैं आपके सैचुरेटेड, लेकिन ये बेसिक सी आपका ओलिक जो है वो क्या है मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या रहने वाला ये मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है ना, तो ये बेसिकली क्या रहता है हेल्दी रहता है। ठीक है ना, हेल्दी रहता है किसके लिए, हेल्दी रहता है किसके लिए फॉर हार्ट। ठीक है ना, फॉर हार्ट, हार्ट के लिए बेसिकली क्या रहेगा आपका हेल्दी रहेगा। देन 3 ऑप्शंस क्या रहने वाले हैं आपके सैचुरेटेड, एंड 1 ऑप्शन इज द ओलिक इज मोनो अनसैचुरेटेड का ये एग्जांपल रहने वाला है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी थोड़ा सा डीप है, लेकिन एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो द 20 एमसीक्यू विल बी क्लियर, ओलिक इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, The next MCQ, which mineral deficiency is associated with anemia। ठीक है ना, एनीमिया की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कि एनीमिया यानी ब्लड की कमी। ठीक है ना, किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, और उसमें भी आपके प्रेगनेंसी के अंदर, या फिर मैं बात करूंगा कि नॉर्मल जो एनीमिक किसको बोलेंगे। ठीक है ना, अगर एक वुमन है, ठीक है ना, एक वुमन है और उसका जो 9 से भी कम है, ठीक है ना, वैसे तो 10 बोलते हैं लेकिन 9 से भी कम है, ठीक है ना, क्या है HB हीमोग्लोबिन, तो इसको अपन क्या बोलते हैं एनीमिक बोलते हैं। ठीक है ना, 8 से थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, और 7 से बिलो है तो सीवियर एनीमिक की कंडीशन के अंदर ये चले जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा बेसिकली अपने से पूछे कि कौन सा मिनरल्स है वो कम होने के कारण ये आयरन सॉरी एनीमिया देखने को मिलता है, तो सीधी सी बात है आयरन डेफिशिएंसी। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमेशा आयरन की टैबलेट अपन क्या करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टार्ट करते हैं, और उसकी डोज भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी, आयरन और फॉलिक एसिड। ठीक है ना, तो आयरन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे रहती है आपकी 100 ग्राम, और अगर मैं बात करूं फॉलिक एसिड तो 500 माइक्रोग्राम। ठीक है ना, 500 माइक्रोग्राम यहाँ पे अपन क्या देते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है ना, फॉलिक एसिड बेसिकली अपन अगर मैं बात करूंगा तो प्रेगनेंसी अपन प्लान करते हैं उससे जस्ट प्रायर टू द 1 मंथ। ठीक है ना, 1 महीने पहले ही अपने को क्या कर देना है फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करवाता है। ठीक है ना, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंशन करवाता है, ओपन नहीं रहना चाहिए उसके लिए, और ये बेसिकली 1 मंथ तक आपके क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है न्यूरल ट्यूब। आप अब अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया और आपने 1 मंथ तक वेट कर दिया तो फिर वो यूजलेस हो जाएगी, उसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर साहब क्या करते हैं 500 माइक्रोग्राम बेसिकली आपको कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, जब प्रेगनेंसी आपको प्लान कर रहे हो कंसीव करने से भी 1 महीने पहले। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, आयरन इज द राइट आंसर।
द मैग्नीशियम एंड सोडियम, कैल्शियम किसके लिए, बोन्स के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा बोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो न्यूरोमस्कुलर के लिए, न्यूरो मस्कुलर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सोडियम आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और हार्ट के पेशेंट को क्या करना है, सोडियम कम देना है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ट्रिगर करता है और हाइपरटेंशन करता है। इसलिए बीपी के जितने भी पेशेंट हैं जिनका अगर मैं बात करूं हाइपरटेंशन रहता है, ठीक है ना, 140 से वो रहता है, ऐसो को याद रखिएगा सोडियम रेस्ट्रिक्ट रहेगा। सोडियम आपको कम लेना है, बहुत कम लेना है। ये बेसिक से अपन ने यहाँ पे जानकारी दी है। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास में है, केयरफुली रीड कीजिएगा क्या रहने वाला है। मिड डे मील से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। द मिड डे मील प्रोग्राम शुड बी सप्लाई एट लीस्ट वाट proportion ऑफ द टोटल डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मिड डे मील के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। ये अपने से एमसीक्यू थोड़ा सा डीप है, लेकिन एक दो एमसीक्यू आपको एग्जाम के अंदर ऐसे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से अपन सीएचएन के अंदर भी अपन बहुत सारे कंप्लीट, क्योंकि फंडामेंटल और सीएचएन का भी यहाँ पे अच्छा खासा रोल है। और एनाटॉमी के अंदर भी अपन पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको भी अपन अच्छे से यहाँ पे करवाएंगे। तो एमसीक्यू की तरफ वापस चलते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम शुड बी द सप्लाई एटलीस्ट व्हाट प्रोपोर्शन टोटल द डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो मिड डे मील को अगर मैं बात करूंगा तो 1/4, बी ऑप्शन है 1/6 एंड सी ऑप्शन है 1/3 या फिर डी ऑप्शन है 3/4। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, 1/3। बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है अपने को मिड जितनी भी आपके एनर्जी है, ठीक है ना, तो मिड डे मील के अंदर अपने को बेसिकली प्रोपोर्शन जो रेशियो रहेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट का वो कितना रहने वाला है, 1/3। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द 23 एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अलोंग विथ नाइट सोइल इज नॉट इट। तो गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है। द फर्स्ट ऑप्शन इज द डंपिंग एंड बी ऑप्शन अपने पास में है ट्रिपिंग एंड कंपोजिंग एंड इंसिनरेशन, ठीक है ना। तो इंसिनरेशन के अंदर अपन ने पहले ही बात की है कि इंसिनरेशन किसके अंदर पढ़ा था अपने, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, जहां पे जितना भी हॉस्पिटल का वेस्ट है वो सारा का सारा किसके अंदर देखने को मिलता है, इंसिनरेशन के अंदर। एंड डंपिंग के अंदर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। कंपोजिंग बेसिकली क्या रहेगा आपका, नाइट सोइल जितना भी ऑर्गेनिक जो वेस्ट है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक जितना भी आपका वेस्ट है वो सारा का सारा किसके अंदर चला जाएगा आपका, कंपोस्टिंग के अंदर। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द ट्रिगर मॉस्किटो रेफर्स टू विच स्पीसीज, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। यानी जो अपन बात कर रहे हैं टाइगर, ठीक है ना, एक टाइगर का जो अगर बात करें तो उसका जो बॉडी शेप होता है वो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, लाइनिंग टाइप, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा मॉस्किटो है या फिर ट्रिगर टाइगर मॉस्किटो जिसको अपन क्या बोलते हैं, द टाइगर मॉस्किटो रेफर्स टू द विच स्पीसीज। तो ए ऑप्शन है एनोफ्लिस, बी ऑप्शन है अपने पास में क्यूलेक्स एंड डी सी ऑप्शन है एडिस, देन डी ऑप्शन है मेंसोनिया, ठीक है। एनोफ्लिस और अगर मैं बात करूंगा फीमेल एनाफ्लिस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, फीमेल एनाफ्लिस बेसिकली आपके मलेरिया के लिए, ठीक है ना, मलेरिया के लिए। क्यूलेक्स बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फाइलेरियासिस, ठीक है ना, फाइलेरियासिस। एडीज मॉस्किटो बेसिकली अपन किसके लिए, डेंगू के लिए, ठीक है ना। डेंगू को जो अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक बॉर्न फीवर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम होने के कारण ब्लीडिंग की प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। और पॉजिटिव एजेंट अपना क्या रहेगा, एडीज मॉस्किटो, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। क्यों बोला इसको सी ऑप्शन ही क्यों हुआ, एनाफ्लिस क्यों नहीं हुआ, क्यूलेक्स क्यों नहीं, क्योंकि जो अपन बात करें एडीज मॉस्किटो, इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, शेप की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे लाइनिंग जो एक टाइगर की कैसे लाइनिंग होती है बॉडी स्ट्रक्चर पे, वैसे वैसे एडीज मॉस्किटो पर भी देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली इसका क्या रहता है, रीजन यहाँ पे रहता है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस। Hello everyone, this is Harsh and welcome you all to your favorite nursing competitive exam preparation destination, Kirosha Nursing Classes। अभी हम NCL स्टाफ नर्स 2026 को टारगेट करते हुए स्पेशल
एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं जो कि पीवाईक्यूज पे आपका बेस्ड है। पीवाईक्यूज तो आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, इन्हीं कोई घुमा फिरा के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एटलीस्ट यू हैव टू गेट थ्रू विद ऑल द एमसीक्यूज। जो भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम के आप एस्पिरेंट हो, उसके एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज तो कंप्लीट करने चाहिए। हम बैचेस में करेंगे, एमसीक्यूज को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद स्वाइन फ्लू, क्या होगा ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट का? तो पहले देख लेते हैं हम। इसमें तो वैसे आपको पता ही है कि स्वाइन फ्लू में हम ओसेल्टामावीर देते हैं। टिक कर लेते हैं इसको। ये एक न्यूरो अमीनिडेज इनहिबिटर है। ये सिवियरिटी डिक्रीज कर देता है, लेकिन अगर 48 आवर्स के अंदर दे दिया ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अपने एंटीवायरल ड्रग्स के साथ ऐसा रहता है कि अगर आपने, इसमें यही है कि सिम्टम्स आए और उसके आपने जल्दी से विद इन 48 आवर्स 72 आवर्स आपने शुरू कर दिया तो कर दिया, वरना इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। उसी तरीके से अपना ये भी है। इसकी जगह एक और ऑप्शन हो सकता था कि जानामावीर, जानामावीर हो सकता था। जानामावीर भी होता, ऑसल्टामावीर नहीं होता तो उसको सिलेक्ट कर लेते। बाकी के जो आपके दे रखे हैं इसके अंदर एसाइक्लोफिर, एडेनोफिर, ये सब जो हैं आपके, ये आंसर सही नहीं है क्योंकि फ्लू के लिए नहीं है ये आपके फ्लू के लिए देने वाले नहीं हैं, ये आपके हर्पीज के लिए देने वाले हैं। आप हर्पीज में देते हो उन्हें, जैसे कि एसाइक्लोवीर है, आपको पता है, ये आप हर्पीज में देते हो। इन्फ्लुएंजा या फ्लू में नहीं देते। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पेशेंट ऑन एनालाप्रिल, जो आपको पता है एक ACE इनहिबिटर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। हमने पेशेंट को एसी इनहिबिटर चला रखा है जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास है। ये है क्या, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव है और आपने डायरेटिक्स चला रखे हैं। हार्ट फेलियर का पेशेंट है। हार्ट फेलियर के पेशेंट को आपको पता है कि बॉडी में एडिमा हो जाता है। क्या ऐसा साइन है जो इंडिकेट करेगा कि थेरेपी हमारी इनअफेक्टिव है? तो आपको पता होगा कि अगर हम ड्राई कफ को लेते हैं तो ड्राई कफ ACE इनहिबिटर्स का कॉमन साइड इफेक्ट है। ये तो इसका साइड इफेक्ट है। स्किन रैश का तो मतलब है कि एलर्जिक रिएक्शन है। ये तो एलर्जिक रिएक्शन जैसा लग रहा है। देन वी हैव पोस्चुरल हाइपरटेंशन, तो आपको पता है कि एंटी हाइपरटेंसिव से हो जाती है। एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं तो हमें उन्हें बोलना होता है कि अगर उठना है बेड के साइड के किनारे आके थोड़ी देर बैठो, फिर नीचे खड़े हो, बेड से नीचे उतरो और वहीं पे रहो। देखो कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ डिजीनेस हो रही है या ब्लैकआउट सा हो जाएगा तो वापस बैठ जाओ। पोस्चुरल हाइपरटेंशन तो एंटी हाइपरटेंसिव हाइपोटेंशन, पोस्चुरल हाइपोटेंशन तो एंटी हाइपरटेंसिव का एक साइड इफेक्ट है। बचा क्या, एडिमा। अरे यार, एडिमा कम करने के लिए ही दे रहे थे आप एंटी डायरेटिक्स। आप एनालाप्रिल दे रहे थे उसका बीपी कम करने के लिए, ये सारी चीजें। तो आप एडिमा ही नहीं ठीक हुआ तो क्या फायदा? तो एडिमा ठीक नहीं हुआ तो ये इन इफेक्टिव थेरेपी को ही दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैथेटराइजिंग अ प्रेग्नेंट वुमन, क्या स्टेटमेंट है जो कि फीमेल यूरेथ्रा के बारे में गलत है? तो इट इज अबाउट 1.5 इंचेस लॉन्ग, तो ये सही बात है। 3 से 4 सेंटीमीटर का शॉर्ट यूरेथ्रा ही होता है फीमेल्स का कंपेयर टू मेल्स, इसलिए यूटीआई के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इट इज पोस्टीरियर टू वेजिनल ऑरिफिस, तो यार प्रेग्नेंट हो चाहे कैसी भी वुमेन हो तो आपका एनाटॉमिकल पोजीशन तो चेंज होगा नहीं। अकॉर्डिंग टू फीमेल एनाटमी आपका यूरेथ्रा इज एंटीरियर टू वेजिनल ऑरिफिस, मतलब पहले है, पहले पड़ता है एंटीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस
एंड अगर लिखा होता, अगर हमें पोस्टीरियर ही बताना है कि पोस्टीरियर किसके है, तो इट इज पोस्टीरियर टू क्लाइटोरिस, इट इज पोस्टीरियर टू क्लाइटोरिस। सो ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। यस इट इज एंटीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस, ये हमारा आंसर सही है। हमें गलत वाला बताना था, ये भी हमें याद रखना है ना। इनकरेक्ट वाला हमें बताना था, तो इनकरेक्ट वाला हमने बता दिया। ओके ओके, हमें इनकरेक्ट वाला बताना था, तो इट वुड बी इट इज पोस्टीरियर टू वेजिनल ओरिफिस हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि हमें गलत वाला बताना है, हमें गलत वाला बताना है। ये भी आप ध्यान रखा करो, एमसीक्यूज में नॉट इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट में ये सब चीजों में गलती हो जाती है कभी कभी, है ना। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत रहेगा, लेकिन हमारा एनाटॉमिकली सही फैक्ट है, इट इट इज एंटीरियर टू वेजिनल ओरिफिस, हमने डिस्कस कर लिया। इट इज लाइंड बाय म्यूकस एपिथेलियम, ऑब्वियसली यूरेथ्रा इज लाइंड बाय आवर म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें जिसमें प्रॉक्सिमली तो हमारा होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और डिस्टली हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द कैंसर्स डज नॉट कॉमनली मेटास्टाइज टू लिवर, कौन से वाला कैंसर लिवर तक मेटास्टाइज नहीं होता। हमारा इसका आंसर है प्रोस्टेट, क्योंकि देखो कोलॉन वाला तो स्प्रेड होता है, 35 से 55% आपको पता है पोर्टल वेन जाती है, कोलॉन से लिवर तक पोर्टल वेन जाती है, तो लिवर तक आपका कोलॉन कैंसर तो होता है, प्रोस्टेट वाला नहीं होता आमतौर पे, है ना। प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, क्योंकि ये अगर कहीं होता भी है तो ये बोन्स या लिम्फ नोड्स तक होता है, बोन्स या लिम्फ नोड्स तक ही रहता है, लिवर तक जाने के चांस कम है प्रोस्टेट के। कॉलॉन वाला जाता है, क्योंकि पोर्टल वेन के थ्रू कॉलॉन से लिवर तक जाता है, जाने के चांसेस रहते हैं इसके। लंग वाला लिवर में जाता है, ब्रेन में जाता है, बोन में जाता है, और आपका ये जाता है कहाँ पर, लिवर, ब्रेन, बोन एंड एड्रिनल्स, एड्रिनल्स। ब्रेस्ट वाला आपका लिवर में जाता है, बोन्स में जाता है, लंग्स में भी जाता है, और ब्रेन में भी जाता है। हमारे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस वैसे भी रहते ही हैं, क्या देखो लिम्फ नोड्स तो काफी सारों में लिम्फ नोड्स होते ही हैं, लेकिन आपके मोस्ट कॉमन साइट्स क्या रहते हैं, लिवर और लंग्स। आंसर हमारा प्रोस्टेट रहेगा इसके अंदर। चलो आगे, एक बार आप फटाफट 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको हमारी ये एमसीक्यू सीरीज अच्छी लग रही है, तो ये बैनर की गो थ्रू हो जाओ। वीडियो पॉज कर कर भी आप अच्छे से देख सकते हो। इसके अंदर आपको एनसीएल स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स के बारे में बताया गया है। उसके जो फर्स्ट हमारे 30 स्टूडेंट्स रहेंगे एनरोल करने वाले, उनके लिए 2500 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद 3500 रुपीज़ बढ़ जाएगा, बाकी 30 के आगे जितने भी होंगे। आप अपना लिमिटेड सीट्स ही हैं, अगर ऐसा है कि वो आप मौका मिस कर देते हो, तो हो सकता है आपको इसमें चांस भी ना मिले। आपको हाई यील्ड एमसीक्यूज दिए जाएंगे, मतलब कि जो एमसीक्यूज के काफ़ी चांसेस होंगे दोबारा से आने के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इसके अंदर। एग्जाम ओरिएंटेड आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा जब आप देखोगे आपका स्कोर बढ़ रहा है। दूसरा है हमारे पास एनसीएल स्टाफ नर्स के लिए टेस्ट सीरीज, पूरे 20 क्वेश्चन पेपर रहेंगे फुल लेंथ, मतलब पूरे रियल पेपर जैसा आपका रहेगा, एनसीएल के एग्जाम के पैटर्न के बेस पे रहेगा। डिटेल्ड आपको सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस दिया जाएगा, आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट दिया जाएगा क्या आपका सब्जेक्ट वीक है स्ट्रॉन्ग है ना। इट इज जस्ट फॉर 399 फॉर 20 टेस्ट, 12 मंथ्स के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी। एग्जाम फोकस कंटेंट मिलेगा, स्पीड एक्यूरेसी आप बढ़ा पाओगे बार बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके, है ना। आपका कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस बढ़ेगा, रियल एग्जाम जैसा आपका एक्सपीरियंस रहेगा इसके अंदर, आप बिल्कुल वैसे ही टाइम्ड पेपर होगा आपका कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे आपके। चलो आगे, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पुलिंग ऑफ यूरिनरी कैथेटर वेयर शुड द नर्स सिक्योर इट।
है ना। तो देखो मेल्स और फीमेल्स में दोनों में ही आप इसको कर सकते हो, कहाँ पे, अपर इनर थाई में। मेल्स में एक ऑप्शन और मिलता है आपको कि आप उसको एब्डोमेन पे भी लगा सकते हो, है ना। अपर इनर थाई प्लस एब्डोमेन फॉर मेल्स ओनली, है ना। फीमेल्स के लिए आपका अपर इनर थाई रहता है। चलो नेक्स्ट। अ पेशेंट कंज्यूम 60 ग्राम ऑफ फैट, 200 mg कोलेस्ट्रॉल, 5 ग्राम का सोडियम, क्या डाइटरी एडवाइस देगी नर्सिंग ऑफिसर। तो देखो आप में से अगर कोई लोग डाइटिंग कर रहे हैं या ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपको देख के लग रहा होगा 60 ग्राम ऑफ फैट, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा, 20 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डेली का 20 mg कोलेस्ट्रॉल खाएगा मर जाएगा, ऐसा ऐसा आपके दिमाग में आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दोनों तो ठीक है, आगे वाली चीज गड़बड़ है। 60 ग्राम ऑफ फैट चल जाएगा, बेशक आपके दिमाग में कितना ही ओसीडी हो रहा हो या कितना ही एनोरेक्सिया नर्वसा, आपका बुलिमिया नर्वसा आपको परेशान कर रहा हो कि यार इतना ज्यादा यार डाइटिंग कर रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, फिट बनते हो, तो आपको लगेगा 60 ग्राम ऑफ फैट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं यार, सही है। 20 mg भी विद इन नॉर्मल लिमिट से अपना, ये दोनों चीजें हमारी सही है डेली इनटेक के लिए, है ना। क्या दिक्कत है कि WHO बोलता है 5 ग्राम सोडियम नहीं, 5 ग्राम तो सॉल्ट होना चाहिए था, उस सॉल्ट से 2 ग्राम सोडियम मिलना चाहिए था। ये तो 5 ग्राम सीधा के सीधा सोडियम ही ले रहा है। तो सॉल्ट कितना ले रहा होगा, इस हिसाब से सॉल्ट तो 12.5 ग्राम सॉल्ट ले रहा है। मतलब 2.5 दिन का, 2.5 दिन का खा रहा है ये एक दिन में, 2.5 दिन का सॉल्ट, 2.5 दिन का सोडियम एक दिन में खाया जा रहा है। तो इसको तो क्यों नहीं हो गया हाइपरटेंशन, ये तो हाइपरटेंशन ससेप्टेबल है, हाइपरटेंशन हो सकती है इसको। को पता हमारी डैश डाइट होती है, डाइटरी अप्रोच टू, है ना, कर्ब या फिर स्टॉप हाइपरटेंशन, है ना। तो अब वो डैश डाइट से तो ये बाहर निकल गया, इतना ज्यादा सोडियम खा रहा है, इसको कम करना है अपना सोडियम। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो देखो अब पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो 3.5 से 5 होना चाहिए था, एल्ब्यूमिन 2.5 तो कम है। सेकंड वाले को भी छोड़ो, ट्रांसफेरिन का लेवल हमारा रहता है 200 से 400, विद इन नॉर्मल लिमिट है। लेकिन आपको पता है इसको सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ट्रांसफेरिन ना न्यूट्रिशन पे इतना ज्यादा रैपिडली चेंजिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस पे ना इतना सेंसिटिव है नहीं कि आपको बता दे कि यार हाँ 2-4 दिन पहले इसने खाना कम खाया था या ऐसा कुछ, तो इतना ज्यादा बेटर नहीं है ये, क्योंकि आपको रैपिडली चेंजिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस कि वो सही हुआ गलत हुआ ये सारी चीजें आपको बता नहीं पाएगा। लिम्फोसाइट काउंट का कोई न्यूट्रिशनल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, इसका इन्फेक्शन से मतलब है। आपका रह क्या गया, आपका प्री एल्ब्यूमिन लेवल। तो ये देखो इसकी हाफ लाइफ होती है सिर्फ 2 दिन की, 2 दिन लिख रहा था, 2 डेज की जगह। तो ठीक है, इसकी हाफ लाइफ है 2 दिन की। तो ये आपको अच्छा बता पाएगा ना कि 2 दिन में आपने न्यूट्रिशन सही से लिया कि नहीं लिया, और ये हमें क्या बताता है, गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और इसकी ये जो रेंज रहती है वो 16 से 36 रहती है mg/dl। तो अपना ये तो विद इन नॉर्मल रेंज आ गया 18, तो इसका मतलब सही खाना खा रहा है ये। आंसर क्या हो गया, बी। आंसर इज बी। देन वी हैव, इन पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, क्या फाइंडिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसमें आपको पता होगा कि टॉफी नहीं दिखाई देता, क्योंकि टॉफी कहाँ दिखाई देता है, टॉफी होता क्या है, ये मोनो सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं जो कि क्रॉनिक क्रॉनिक टोफेशियस गाउट्स में दिखाई देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, क्रॉनिक टोफेशियस गाउट्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें आंसर टोफी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा किस में नहीं दिखाई देता, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। आपको क्रेपिटस सुनाई देता है, हाँ आपको क्रेपिटस सुनाई देता है। तो ये वाला हमारा एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, क्रेपिटस आपको वहां पे जॉइंट मूवमेंट पे सुनाई देता है। देन वी हैव सबक्यूटेनियस नोड्यूल। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं, इनमें कौन कौन से होते हैं, हर बेन हर बेन हर्बरडेंस हर्बरडेंस
हर्बर्डेंस नोड्यूल्स या फिर बोचार्ड्स नोड्यूल्स, तो दिखते हैं। देन वी हैव पेन, तो यार मतलब पेन तो हो गई ना यार, मतलब क्या बात, कैसी बात कर दी इनने। तो ये सब एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स थी, क्या एक्सपेक्टेड नहीं था, तो टॉफी वाज नॉट एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग।